तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से और लगातार सक्सेस कारवां जारी है और आपके सामने हम इन इंटरव्यूज़ को ला रहे हैं। हमेशा मैं एक ही पॉइंट रख रहा हूं कि इनका उद्देश्य केवल यही कि आप सब में भी प्रेरणा आए और अपकमिंग अप्रैल एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है हर बच्चे के लिए जो इस बार डिस्क्वालीफाई हैं, बिकॉज अप्रैल एनडीए चांस तो आप देंगे बट पहले अप्रैल में आपको जेई चांस भी देना है। अगर आप चाहते हैं 2025 में आपको 6 एसएसबी का अवसर मिले तो बहुत अहम है आपके लिए। 2024 तो बीत चुका है जिसमें कोई मौके आपको नहीं मिले हैं, पर 2025 को बेहतर बनाने की कड़ी जारी है और इन बच्चों के माध्यम से बिल्कुल एक गाइडेंस भी आपको कि उन्होंने मेहनत करके अगर 1 सितंबर एग्जाम को क्लियर किया है तो पहले वो अप्रैल भी क्लियर कर रहे हैं, जेई भी कर रहे हैं, बट इन सब के दौरान वो खुद की मेहनत को कैसे जारी रखेंगे और क्या उन्होंने काम किया जिससे वो बेहतर हुए, इन सारे विषयों पर क्रम से आपसे डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए आज इस पूरी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। थैंक यू सर। एंड एग्जैक्टली यूपीएससी क्रैक करना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की तरह है। आई थिंक ह्यूज क्राउड पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन और रिटन निकालने के लिए कहीं ना कहीं बहुत डेडिकेशन, बड़ी सच्चाई, बड़ा फोकस रिक्वायर्ड होता है। एंड आजकल की जो जनरेशन को मैं देखता हूँ थोड़ा हवा में है और एग्जैक्टली यूपीएससी हवा में नहीं निकलती है, बहुत सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। आप कुछ अपना अनुभव बताइए कि लाइक, क्योंकि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, क्या था, कुछ बताएं। सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था जो लास्ट सितंबर में था 2023 जी, और सेकंड अटेम्प्ट था मेरा जो 21 अप्रैल वाला था। फिर अभी थर्ड अटेम्प्ट ये था 1 सितंबर जी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस थी मेरे को, मतलब पता नहीं था कि कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। और फिर जब वो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जब मैं एनालाइज करा, खुद को देखा, तो समझ में आया कि हाँ चीज़ों को अब किस तरह से बेहतर करना है। फिर उन पे काम करा। फिर सेकंड अटेम्प्ट जब दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे साथ ये हुआ कि मैं सब कुछ अच्छा गया था, मेरे मार्क्स आ रहे थे 350, ठीक है, दोनों में एवरेज ठीक ठाक था, बट नेगेटिव मार्किंग मेरा इतना हो गया था कि वो मार्क्स कट के 280 आ गए थे। तो फिर मेरे को समझ में आया, जब मैंने वो एनालाइज करा फिर समझ में आया कि नेगेटिव भी नहीं करना है। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई कि एक तो कंटेंट आपको ठीक पढ़ना है, फिर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो इन दोनों स्ट्रेटजी को लेके फिर मैं गया आगे, तो फर्दर ये वाला फिर एग्जाम मेरा निकल गया। बढ़िया। इस बार मैथ में क्या अटेम्प्ट किया आपने? इस बार मैथ में सर मैंने 55 to 60 अटेम्प्ट करा। कितने सही थे? उसमें से मेरे 48 सही थे। 48 एग्जाम, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन हो गई थी। बहुत बढ़िया। सेकंड में क्या रहा? सेकंड में सर मेरा ये था कि मैंने 80 to 90 अटेम्प्ट करा था। इस बार मैंने हाथ रोक के थोड़ा काम करा था क्योंकि पिछली बार मैं धोखा खा चुका था पिछली बार, इसी वजह से नहीं हो पाया था। फिर उसमें से मेरे ठीक हो गए थे। एग्जैक्टली नंबर तो नहीं ध्यान है बट मुझे मार्क्स ध्यान है। मेरे मार्क्स बन रहे थे 230, ज़्यादा नहीं थे बस, मतलब अराउंड आप मान के चलिए कि 65 के आसपास जो है। जी जी हाँ, आपने सही किए हैं। जी जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ये ट्रुथ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे क्या है बहुत हवा में है। जी जी, मैंने इस वजह से निकलता ही नहीं एग्जाम। जी जी, मैंने देखा। और यही हवाबाजी से हम डरते हैं कि अप्रैल में फिर से वही ना कर जाएंगे। बहुत रियलिटी के साथ आपको मेहनत करना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे। क्या स्ट्रेटजी थी मैथ को लेकर के? सर मैथ को लेकर मेरा क्लियर था कि मैथ्स में, जैसे प्रियंका मैम ने बताया था कि आपको 120 टच करना है, आपको ज़्यादा नहीं लानी, क्योंकि मैथ्स में हमको नंबर देता है 2.5। सही बात है। और वही जीएटी दे रहा है 4 नंबर जी। तो हमें जीएटी ज़्यादा फायदा होगा कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी सही वो आपको 4 नंबर दे के ही जाएगा। ठीक बात है। अब मैथमेटिक्स का कितना भी टफ सही, कितना भी सरल सही, वो आपको 2.5 नंबर ही देगा, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं देगा। तो मेरा फर्स्ट अप्रोच ये था कि मैं उन क्वेश्चन ज़्यादा टैकल कर लूँ जो कि आराम से हो सकते हैं, क्योंकि हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत नॉमिनल होते हैं। आप उनको टिक करके, अगर आपने ठीक से कंटेंट पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं थोड़े से टफ लेवल के, उनको टैकल करना। फिर उसके आते हैं थोड़े एक्सट्रीम लेवल के जिन पे आप अटक रहे हैं ज़्यादा, उनको मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। एक बार में अटेम्प्ट करके नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए। बार बार उनको ट्राई करना, इससे टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट नहीं करना होता है एग्जाम में। मैथ में बच्चों को क्या रहता है कि 40 to 50 क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते हैं जी। बातें चाहे जो होती है बट एक्चुअल में नहीं हो पाती। क्या अहम है? प्रीवियस ईयर कितना मदद करता है, बुक्स के क्वेश्चन कितना आपको मदद किए एमकेसी के, और जो क्लास में प्रैक्टिस सेशंस लगे वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? क्या रोल रहा सबका? प्रीवियस ईयर का सर देखें तो प्रीवियस ईयर का ये था कि प्रीवियस ईयर से एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक से, इस चैप्टर के इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन और इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक बात है। तो उस लेवल का तैयारी करनी है। हाँ, हमको ये भी नहीं करना है कि हमको ज़्यादा टफ लेवल पे चला जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं पूछ रहा है जिस टॉपिक से जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको उसी तैयारी करनी चाहिए। अब कई मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर आपको बहुत टफ आप क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, बट वहाँ से उतना टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो गया। तो ये हमको मालूम पड़ता है प्रीवियस ईयर से। और फिर दूसरा अगर हम आते हैं तो प्रीवियस ईयर जैसे हैं वैसे ही एमकेसी की बुक में दे रखे हैं क्वेश्चंस,
उसी लेवल के, उसी टॉपिक से उतने ही लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो एक हेल्प करता है। जब मैंने वो लगाया था तो मैंने इंग्लिश और हिंदी का दोनों बुक लगा लिया था एमकेसी का, मतलब उसका लगा रखा, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम में था तो हिंदी का लगाना पड़ा। फिर जब धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढाला, अपडेट करा, तो इंग्लिश का भी आया, फिर इंग्लिश का भी लगाया। तो एमकेसी का बुक का लेवल एग्जैक्टली पेपर के लेवल का था। क्या इस दौरान जेई भी देने का मन बना आपका? 2023 में भी मौका रहा होगा आपके पास, 2024 में भी मौका था, क्या जेई अपीयर हुए आप? सर जेई अपीयर हुआ था, बट फिजिक्स के चक्कर से मेरा गड़बड़ हो गया। इस बार तैयारी है पूरी? इस बार जी सर, अप्रैल दोबारा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हमारी क्रिएट कर। देखो यूपीएससी का आपने एक मार्का सेट कर लिया है, अब यूपीएससी निकलेगी, उसमें बहुत टेंशन है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जारी रखनी होगी, ओवरव्यू रखना होगा। एसएसबी को लेके दिमाग में क्या चल रहा है? बिकॉज़ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। एसएसबी को लेकर अभी काफ़ी लोगों से सुना था, जो सीनियर्स थे उनसे सुना कि भाई एसएसबी में ये करना होता है, ये ऐसे इस तरह से चीज़ें होती हैं। काफ़ी जो सीनियर्स थे वो बताते थे कि भाई अगर एक बार तू एसएसबी की तैयारी करेगा ना तो लगेगा कि हाँ यार ज़िंदगी जी रहा है, जिंदगी जी। तो मेरे को एक बार वो देखना है कि हाँ भाई अगर वो ऐसा कह रहे हैं, जिस दिन एसएसबी का हिस्सा बनते हैं तब पता चलेगा व्हाट इज द प्रोसीजर। तो वो एक वो अच्छा लग रहा है कि हाँ अब एसएसबी की तैयारी करने का मौका मिलेगा, उसमें अपीयर होने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा इंटरव्यू मैं नहीं खींचूंगा, शॉर्ट करना चाहूंगा। इसमें ये पॉइंट है कि अभी क्योंकि अप्रैल में इन सबको फिर से फोकस करना है जी, आपको भी करना है जी, एनडी और जेई दोनों के लिए। इस दौरान एसएसबी पे भी लगातार आप मेहनत करेंगे जी। और एसएसबी को लेकर बस यही कहना चाहूंगा, हमने एक स्पेशल 90 डेज प्लान बनाया है जी, और ये प्लान श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का है जी, बिकॉज हमारा ये मानना है कि जितना आपका असेसमेंट होगा उसके अनुसार आपको एक फीडबैक मिलेगी जी, और फिर उसके डेवलपमेंट पे क्या होगा, काम होगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अमूमन क्या होता है कि 10 दिन 14 दिन के प्रोग्राम में एक बार गए, प्रोसेस आपने फेस किया, बात खत्म हो गई। नहीं, हम प्रोसेस फेस कराएंगे, आप पे कमियां बताएंगे, फिर आप पे काम करेंगे, फिर से प्रोसेस फेस कराएंगे। भाई आप एक इंटरव्यू ऑफिसर के सामने गए, पहले मॉक इंटरव्यू में आपने दिया, अब बहुत सारी कमियां निकल के आई, उन्होंने कोट कर दिया कि जेंटलमैन दिस आर योर मिस्टेक, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। अब नेक्स्ट टाइम जब आओगे और वो मिस्टेक रिपीट थोड़ी ना करोगे, उस पर आप काम करके ही आओगे। तो हमारा ये मानना है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगेन एंड अगेन जब 90 डेज लगातार, अच्छा द कैंडिडेट हैव अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स में भी इश्यूज हैं, एक्सप्रेशन में भी हैं, यू कांट गिव द एक्सक्यूजेस। आप देश की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब के लिए जा रहे हैं, सबसे क्रेडिबल जॉब के लिए जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपको अपनी स्किल्स को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट दे हैव अ प्रॉब्लम इन जनरल अवेयरनेस टू, दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। और ठीक भी यार, साइंस का बंदा है, पढ़ने में बिजी था, उसको टाइम मिला नहीं, तो वो 2 दिन में नहीं होता, वो 4 दिन में नहीं होता, उसके लिए एग्जैक्टली टाइम चाहिए होता है। तो मैं मतलब सबके माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ कि एसएसबी को लेकर के लोग ये जो 14 दिन 10 दिन का बनाए हुए एक भ्रम, इसको खत्म करिए। ये एक्चुअली बहुत खतरनाक है, इससे रिजल्ट्स नहीं आते। इतनी मेहनत करके यूपीएससी क्रैक कर भाई, और उसके बाद थोड़ा फोकस कम करने की वजह से जो है, अच्छा बात केवल एसएसबी क्रैक करने तक की भी नहीं है, बात है एसएसबी में अच्छे स्कोर को भी अच्छे स्कोर बनाने, वरना मान लो रिटर्न में नहीं है तो वहां से तो यार बनती ना मेरिट। तो हमें ये समझना कि 900 यहाँ है तो 900 यहाँ है, और इसी रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं। बट जो आपसे अहम क्वेश्चन है, एसएसबी का टेंशन मत लो, 90 डेज में हम बिल्कुल तैयार कर देंगे, वी आर नॉट वरी अबाउट इट। बस आपको फोकस तरीके से लगना होगा, जैसे अभी तक आपने मेहनत करके सच्चाई के साथ यूपीएससी निकाला, वैसे वो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है या जो अप्रैल एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे फोकस करें, कैसे तैयारी करें, क्या सबसे ज्यादा करें जिससे ये भी यूपीएससी क्रैक कर सके? सर मैसेज तो यही है, जो कमियां मैंने करी वो ना करें, जिससे कि उनका पहले बार निकल जाए। कमियां आपने पॉइंट आउट कर दी, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, वो कमियां तो मतलब एक नहीं ही करनी चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस तो मतलब अवॉइड नहीं करा सकता उसको। मैंने करा, अब मैंने अगर 13 अटेम्प्ट लगाए तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये कमियां आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बताने बैठूं कि नहीं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं। लेकिन हाँ ये आपको नहीं करना चाहिए, जैसे आपको ज्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। एग्जैक्टली, कम सोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन, इस पर काम करना चाहिए। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट आपको वो मिल जाएगी। हाँ रिवीजन जितना करेंगे ना, आपको उतना परफेक्ट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि भूलने की आदत सबकी होती। प्रियंका मैम ने कई बार ये बात कही, मैंने उनसे पूछा कि मैम वो याद नहीं रहती चीजें, फॉर्मूला रिवाइज नहीं होते, तो उन्होंने बोला बेटा भूलोगे नहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको भूलनी भी चाहिए। सही बात है, हर चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है आपके माइंड में, वो गलत भी है। तो उन्होंने यही सजेस्ट करा कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे रिकॉल वैल्यू। रिवीजन के लिए तरीका ये है कि आप रूम में चार्ट लगा लीजिए, आपको फॉर्मूलाज एक शीट बना लीजिए, फॉर्मूलाज की सिंपल फॉर्मूला शीट जो मैंने यूज करा आपने, एक मेरे पास सर कॉपी है फॉर्मूलाज की, वो मैंने उसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज पूरा चैप्टर एक ब्रीफ में रखा है। अगर जैसे मुझे रिवीजन करना है तो मैं उस कॉपी खोलता हूँ, फटाक से सारा रिवीजन करा, एक बार में कैसे लिया। अब रिवीजन के टाइम पे ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठ जाए, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नोट्स होना चाहिए, आपको नोट्स होना चाहिए, तो वो चीज आपको करनी चाहिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको रीडिंग
क्योंकि इस बार पेपर क्या आ रहा है, रीडिंग बेस आ रहा है। अब पेपर सारा वो ये नहीं कर रहा है कि आप ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा उठा के, अब वो सारा रिवीजन वो कर रहा है। रीडिंग आप अगर आप कर रहे हैं, रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या आप कोई बुक ले सकते हैं। एसएसबी देना है, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, इफ यू गोइंग फॉर द कमीशन द न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी। फिर अगर बात आ रही है जीएटी की, तो जीएटी में अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस में ये नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है, आपको मतलब ये है कि ज्योग्राफी आपको डीप में पढ़ना है कि वहां से क्वेश्चन उठा रहा है, 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन उठा रहा है। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बहुत कम उठाता है क्वेश्चन, या फिर उठाता है तो ऐसे आप बना नहीं पाएंगे, मुश्किल बनाएगा। तो हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देने के बजाय आप ज्योग्राफी को ज्यादा टाइम दें। पॉलिटी भी प्लस करें, क्योंकि उस बार पॉलिटी के क्वेश्चन और न्यूज़पेपर पे है तो करंट के 10 क्वेश्चन, करंट तो हाँ उससे हो जाता है। फिर करंट अफेयर्स पे ज्योग्राफी, अगर जीएस की बात करूं मैं तो ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और आपका पॉलिटी गेम कर देता है, इससे हो जाता है। अगर हिस्ट्री पे आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो मुझे लगता है हिस्ट्री पे फोकस करना भी है तो मॉडर्न पे करना। हाँ मॉडर्न पे करें, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन वो उठाता है और अच्छे क्वेश्चन उठाता है जो आपके बना सकते हैं। हिस्ट्री में एक आपको अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ यही तरीका है, आपको पता होना चाहिए किस वे में क्या क्या काम हुए हैं, एक नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, एक इतिहास पता होना चाहिए, एक इतिहास पता होना चाहिए। और रही बात साइंस की, तो साइंस में तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। काफी बच्चे करते हैं, मैं देखता हूँ सर, वो बोलते हैं अरे हम लोग वो पढ़ के आए हैं 12th, तो हमारा फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी, वो उस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता है। सही बात, यूपीएससी वो अलग टाइप क्वेश्चन पूछता है, उस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, उनके कॉन्सेप्ट समझने होंगे। वही तो अब क्या होता है, जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में वीक होता है थोड़ा, तो बायोलॉजी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन उठा देता है। और फिजिक्स की बात करें तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस आ रहा है, तो न्यूमेरिकल की तैयारी करनी चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अल्टीमेट काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। हवा में ड्रम में ना जिए। बहुत बच्चों को लगता है कि 1 शॉट में गेम हो जाएगा, 12 घंटे क्लास देख लें काम हो जाएगा, कोई टीचर आएगा क्वेश्चन में करा देगा 500 और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं तो सबसे पहले इस भ्रम से निकल जाओ। यूपीएससी इन सब फेक चीजों से नहीं निकलती जब तक आप कॉन्सेप्ट पे सिस्टमैटिक काम नहीं कर रहे हैं और आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। यू नेवर रियलाइज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। और हवा में रहे, कहते हैं कॉन्सेप्ट का भी लेवल आप कब समझेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर अप्रोच करेंगे, आपको पता तो चलेगा आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल का है भी कि नहीं है एग्जैक्टली। और सबसे मेन चीज सर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मॉक टेस्ट लगाना प्लस उसका एनालिसिस करना। एग्जैक्टली करना क्या, क्योंकि एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ लगा देना मॉक टेस्ट, दैट्स नॉट द पॉइंट। जरूरी है। बहुत अच्छा लगा उदय आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें आपने गहराई समझी होंगी। अल्टीमेट हम सबका उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाखों लाख बच्चे फेल होते हैं, अराउंड 6 to 7 लाख कैंडिडेट एनडीए एग्जाम में अपीयर होते हैं। आपकी तो हाईएस्ट रिकॉर्ड निकला 8000 के कैंडिडेट है, नहीं तो 7000 निकालने में यूपीएससी की हालत खराब हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। तो इन सब के बीच बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके ही आप लक्ष्य तय कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। उधर को ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं दीजिए, सो वी कैन डू हार्ड वर्क। और ऐसे ही एसएसबी में रेकमेंड होकर हमारे साथ बैठे और ये कारवां इंटरव्यू का चलता रहे हर स्टेज पे इनकी सफलता के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मुझे लगता है जीवन का यही है कि आप लोगों को कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कितना इंस्पायर कर सकते हैं। दुनिया में क्या है कि बच्चे 95% लोग असफल हैं, तो ज़्यादातर वो नकारात्मक का ही फैलाते हैं। नकारात्मक आदमी असफलता की ही बात करेगा। तो हम सबके कंधे पे जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको सफलता, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बातें करें। मुझे लगता है समाज में परिवर्तन उसी चीज़ से लेके आया जा सकता है, और हम उसी कारवां को इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको भी जहाँ मौका मिले उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ ग्रेट सेशन, और ऐसे ही जारी रहेगी आगे की भी जर्नी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।